जी डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेकंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये एक वाटर का रिलेशन होता है सेल के साथ हमेशा। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट सेल्स हैं और उनको वाटर रिक्वायर है, तो लिहाजा इस पानी का सेल के अंदर जाना, पानी का सेल के अंदर बाहर आना, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दे सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है वो सॉल्वेंट होता है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उनका सॉल्वेंट हमेशा पानी ही होता है। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हर सेल के पास जो है वो पानी की एक ख़ास मिकदार होती है और वो डिपेंड करती है सॉल्ट्स के ऊपर जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो सॉल्ट्स उसके सेल के अंदर मौजूद हैं उसी लिहाज से उसने फंक्शन करने हैं अपने। और डेफिनेटली इन सॉल्ट्स की मिकदार के ऊपर सेल के अंदर पानी की मिकदार डिपेंड करती है। नो डाउट पानी ज़्यादा ही होता है सेल के अंदर, सॉल्ट्स कम ही होते हैं, लेकिन सॉल्ट्स का कम ज़्यादा हो जाना पानी को भी कम ज़्यादा कर देता है। और चूंकि हम चैप्टर होम्योस्टैसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम आपको बताएंगे कि होम्योस्टैसिस जो है वो यही होती है कि इस पानी की कंसंट्रेशन को सॉल्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से रखना। यानी अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो पानी भी अंदर ज़्यादा होगा, अगर अंदर सॉल्ट सेल के कम है तो पानी भी अंदर थोड़ा उस हिसाब से कम होगा। स्टूडेंट, इस बात को समझने के लिए हम एक टॉपिक स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। यानी कि पानी का जो है वो बैलेंस कैसे होता है और सॉल्यूट्स का जो है वो बैलेंस कैसे होता है हमारी किसी भी जिस्म में। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी सेल हो उसको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट मिलता है और वो हमेशा चेंज हो रहा होता है। हमारा जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है या बॉडी के बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज हो रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ को सेल जो है हर वक्त देख रहा होता है, इनकाउंटर कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल को जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट मिला हुआ है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब कि बाहर सॉल्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और बाहर का जो कह लें कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन रखता है, यानी उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन मौजूद है। तो लिहाजा अगर सेल के बाहर नमकियात कम हो और पानी बहुत ज़्यादा हो तो लिहाजा इस सिचुएशन को आप नाम दोगे हाइपोटोनिक कंडीशन का। और इसी तरह से अगर बाहर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट हो, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हों और पानी जो है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहुत हो, तो इसको हम हाइपरटोनिक कंडीशन कहेंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें रिजेंबल कर रही हों, यानी बाहर जितना पानी है और जितना सॉल्ट है उस हिसाब से वैल्यूज़ बराबर हैं, तो अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर बाहर सॉल्ट कम हो एनवायरनमेंट में, टॉनिक में, सोल्यूशन में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, तो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। अगर बाहर की एनवायरनमेंट में सॉल्ट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो तो वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होती है। और अगर बाहर की सिचुएशन जो है वो सेल की सिचुएशन के मुतबादिल हो, यानी जितना सेल के अंदर सॉल्ट है उतना ही सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सॉल्ट है, तो वो आइसोटोनिक कंडीशन होती है। तो लिहाजा यहाँ पर आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब ये आपको तीन तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपको ये एक हाइपोटोनिक कंडीशन नज़र आ रही है। इसमें ये होता है कि जो पानी है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, यानी पानी को इजाज़त होती है हाइपोटोनिक कंडीशन में कि सेल के अंदर चला जाए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर सॉल्ट कम है, सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, इसीलिए पानी जो है वो बाहर से अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाता है। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और फिर ये होता है कि जो सेल का जो सॉल्यूशन है वो अंदर, मतलब सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड हो जाता है, यानी आप कहोगे कि सेल के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा जा चुका हुआ है और सेल का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो चुका हुआ है, अब डाइल्यूटेड कंडीशन में है। और आप ये भी कह सकते हो कि सेल जो है वो अब क्या हो चुका हुआ है, टर्जिड हो चुका हुआ है। टर्जिड कहते हैं थोड़ा सा मोटापा आ गया सेल को, सेल के अंदर पानी भर गया है। जैसे गुब्बारे में आप पानी भर दें, हवा नहीं पानी भर दें, तो इससे गुब्बारा थोड़ा सा मोटा फूल जाता है। इस तरह सेल भी समटाइम्स फूल जाता है जब आप उसको हाइपोटोनिक कंडीशंस में रखते हो। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, समटाइम्स ये एक हार्मफुल प्रोसेस है। यानी ये प्रोसेस होने से टर्जिडिटी से हम कहेंगे, टर्जिडिटी बढ़ जाने से जो है वो सेल जो है वो उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। और स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ अगर हम देखें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त इस सेल्स की कंडीशन के अंदर, और इस सिनेरियो में ये हुआ कि सेल के अंदर जो पानी था वो इस वक्त हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से बाहर चला गया। सेल के अंदर की जो कंडीशन थी या सेल के अंदर का जो सोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया और नतीजतन सेल जो है वो श्रिंक कर गया। श्रिंक इसलिए कर गया क्योंकि पानी सारा बाहर चला गया और सेल के अंदर जो है वो पानी की कमी हो गई। सो यू कैन से कि यहाँ पर एक नुकसान उठाना पड़ा सेल को, ये श्रिंक हो गया।
और स्टूडेंट इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलेंगे। मे बी आपकी इस पैराग्राफ में ये बात तो नहीं लिखी है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये प्लाज्मोलाइसिस हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो काम कोई भी ठीक नहीं हुआ, ये तो मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो लिहाजा सेल को जो है इन्हीं कंडीशन से बचने के लिए, इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए जो है वो ऑस्मो रेगुलेट करना पड़ता है, इनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है ताकि पानी वगैरह और सॉल्ट वगैरह जो है वो इनके अंदर बैलेंस रहें। तो लिहाजा सेल ना तो इस कंडीशन को पसंद करता है, सेल ना तो इस कंडीशन को पसंद करता है, बल्कि सेल इस कंडीशन को पसंद करता है जिसको हम अमूमन आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुछ सेल जो हैं वो बुरी कंडीशन में भी रहना सीख लेते हैं, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस से उन्होंने रहना सीख लिया। तो लिहाजा वो तो काम हम अभी स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम कहेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेशन अगर हो जाए तो लिहाजा सेल के अंदर जो है ना तो पानी कम होगा, ना सेल के अंदर ना तो पानी ज़्यादा होगा अगर ऑस्मो रेगुलेशन हो जाए। और सेल जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर रहेगा तो शायद वो अपना काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा। और इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में क्या सेल का रिस्पांस होगा, और डिफरेंट कंसनट्रेशंस मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दी हैं, बता दी हैं। और सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। और सेल जो है वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा अगर उसकी इंटरनल कंडीशन जो है वो एक्सटर्नल कंडीशन के लिहाज से कोई इतना खासा फ़र्क नहीं होगा। यानी इस कंडीशन में जितना सॉल्ट बाहर है उतना ही सॉल्ट तकरीबन सेल के अंदर भी मौजूद है। तो जितना पानी बाहर जा रहा है उतना पानी अंदर भी एंटर होता जा रहा है, तो इसलिए ये इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं और एक आइसोटोनिक कंडीशन का नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में। ठीक है, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि प्लांट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैले हुए हैं मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, यानी मुख्तलिफ रहने सहने की जगह में, जिसमें एक्वेटिक यानी पानी वाली जगह है, यानी ऐसी जगह जहाँ पानी कभी होता है और कभी नहीं होता, मॉडरेट सी जगह, और कभी ऐसी जगह पे भी पौधे पाए जाते हैं जहाँ स्वेरली ड्राई कंडीशंस होती हैं टेरेस्ट्रियल नेचर में, यानी कि जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो लिहाजा इन्हीं तीन कंडीशंस की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो लिहाजा इनको हमने नाम दे दिया हाइड्रोफाइट्स का, यानी अगर बहुत ज़्यादा पानी में रहने वाले पौधे, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन पौधे, एंड मीजोफाइट्स, मीजो मीन दरमियाना, फाइट्स मीन पौधे यानी दरमियानी मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले, एंड जीरो मीन बहुत कम, एंड फाइट्स मीन पौधे यानी बहुत कम पानी में रहने वाले पौधे। तो लिहाजा इन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये आपका बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और चलते हैं सबसे पहले एक्सप्लेन करने हाइड्रोफाइट्स को। स्टूडेंट्स इस वक्त आपको तस्वीर में दो प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। पहला जो पौधा है दैट इज़ हाइड्रोफाइटिक प्लांट, और दूसरा जो पौधा है दैट इज़ नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट्स। ये सहरा में मिलने वाला पौधा है और ये स्टूडेंट्स पानी में मिलने वाला पौधा है। इस पर आप लिख सकते हो वाटर लिलीज। तो ये वाटर लिलीज हैं, ठीक है, ये पानी में जो है वो पाए जाने वाले पौधे हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं, वाटर लिलीज के बारे में। अब फ्रेश वाटर यानी हाइड्रोफाइट्स जो है वो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि बहुत से ज़्यादा पानी में रहते हैं, तो इनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इनके सेल्स में जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो हम कहेंगे कि इनके सेल्स पानी से फ्लडेड हो गए हैं। तो लिहाजा इनके पास एक अडेप्टेशन है ताकि वो इस फ्लडेड सेल्स को विद वाटर, उसको पानी को एक्स्ट्रा को वो क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो लिहाजा इस तरह की कंडीशन में जो है उनका जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यानी आप वाटर लिलीज को देखोगे तो उनका जो सरफेस एरिया है टॉप से जो साइड है वो बहुत बड़ी है और वो ट्रांसपायर करेंगे वाटर को एक्सेसिवली, यानी बहुत जल्दी से जो है वो पानी को बाहर निकालेंगे अपने फ्लडेड इन्वायरमेंट से। तो लिहाजा ये जो एक्सटेंसिव स्टोमेटा जो है ये भी आपको मिलेंगे, उनकी अपर साइड पे मिलेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि जो पत्ता होता है उसकी लोअर साइड पे जो है लोअर एपिडर्मिस पे जो है वो आपको मिलते हैं स्टोमेटा, लेकिन आप देखोगे वाटर लिलीज की कंडीशन में कि आपको अपर साइड पे स्टोमेटा मिलेंगे ताकि वो सारे के सारे एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायर कर दें, यानी पानी को रिमूव कर दें अपनी अपर सरफेस से। और ये सरफेस अपर साइड पे होगी एटमॉस्फेयर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस हो जाए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लगा होगा कि हाइड्रोफाइट जो हैं वो फ्लडेड कंडीशंस में यानी पानी के अंदर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में वो कैसे रहते हैं। उसके बाद करते हैं मीज़ोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि मीज़ोफाइट्स के पास जो है वो इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है, इनके पास मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है, यानी बहुत कम पानी जो है या कह लें कि दरमियानी सतह का पानी जो है इनको पौधों को मिलता है।
और स्टूडेंट्स मॉडरेट का मतलब होता है कभी पानी ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा, लेकिन जब ज़्यादा मिलता है पानी तो इनके स्टोमेटा अमूमन खुले रहते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो अमूमन इनके पत्तों में से, इनके सेल्स में से बाहर चला जाए। लेकिन जब सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है पानी की तो फिर इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई। तो उसमें क्या होता है कि ये लॉस पानी का बचाना चाहते हैं और पानी को स्टोमेटा को बंद करके ये पानी का लॉस बचा लेते हैं। इनमें ब्रासिका यानी सरसों आ जाता है, इसमें रोज़ यानी कि गुलाब आ जाता है, इसमें मैंगो यानी कि आम का जो है वो पौधा आ जाता है। सो आगे चलते हैं ज़ीरोफाइट्स की तरफ। स्टूडेंट्स इनकी एक ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत कम ट्रांसपायरेशन करते हैं। इनका जो ट्रांसपायरेशन यानी पानी निकालने का अमल है स्टोमेटा के थ्रू वो बहुत कम है, रिड्यूस रेट है, यानी बहुत कम जो है ये ट्रांसपायरेशन करते हैं। अब इनमें ये एक और अडेप्टेशन ये पाई जाती है कि इनके स्मॉल थिक लीव्स होते हैं, यानी इनके बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक बारीक से पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे से और मोटे से। और ये क्या करते हैं कि पत्ते छोटे और मोटे इसलिए हो गए कि ताकि पानी जो है वो बिल्कुल भी कम ना हो, लॉस ना हो पानी का। और डेफिनेटली पत्ते कम हो जाने से, साइज़ कम हो जाने से सरफेस एरिया भी जो है वो पत्तों का कम हो जाता है और इसी वजह से आप कह लें कि वॉल्यूम भी जो है वो पूरे पौधे का कम हो जाता है। जिसके और ये सारा वॉल्यूम कम होना, सरफेस एरिया का कम होना, यही एक वजह है कि पानी का भी कम लॉस होता है और ये ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। यानी कि ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे शायद पानी तो बहुत ही कम है और पानी को ज़ाया भी नहीं किया जा सकता। और थोड़ी सी अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनके ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक है, वैक्सी है, लेदरी है। तो लिहाजा इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी मोटे और थिक किस्म के पौधे होते हैं। तो स्टोमेटा जो है उनकी लोअर सरफेस पे ही होते हैं, डेफिनेटली लोअर पे ही होने चाहिए ताकि पानी कम लॉस हो और डिप्रेशन के अंदर वो आपको मिलेंगे, यानी कि अंदर की तरफ दबे हुए मिलेंगे। और इसके अलावा इनमें एग्जांपल्स की अगर हम देखें तो उसमें कैक्टाई की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। और जब बहुत ज़्यादा खुश्क साली आती है, ड्राई सीज़न आता है, तो ये अपने पत्ते भी समटाइम्स गिरा देते हैं, क्योंकि आपको पता है पत्ते थोड़े बहुत छोटे मोटे जैसे भी हैं अगर वो होंगे तो पानी तो तब भी ज़ाया होगा। अब तो पत्ते ये गिरा देते हैं ड्राई सीज़न के अंदर और ट्रांसपिरेशन को बिल्कुल ही रोक देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने एक ऑर्गन नहीं लिखा, उसे सक्यूलेंट ऑर्गन कहते हैं। और सक्यूलेंट ऑर्गन का भी यही काम होता है कि वो पानी बुरे वक्त के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उससे ये होता है कि जब ये ड्राइस्ट कंडीशन आती है तो सक्यूलेंट ऑर्गन जो है उनको पानी पौधे को मुहैया कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इनको ये लिखना चाहिए था, बहरहाल यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा तो मैंने इजाफी नॉलेज आपको दिया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम आखिरी बात ये करेंगे कि स्टेम्स जो हैं इनके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स बन जाते हैं, यानी पत्ते जब नहीं होते तो स्टेम में ही क्लोरोफिल वगैरह मूव कर जाते हैं, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो है वो मूव कर जाते हैं और फिर जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टेम में ही हो रहा होता है। और जब बारिशों का सीज़न आ जाता है तो ये अपने पानी को स्टोर कर लेते हैं और ताकि वही पानी जो है आपको पता है कि ड्राई कंडीशंस में ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे ज़ीरोफाइट्स, ये थे मीज़ोफाइट्स और ये थे हाइड्रोफाइट्स जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। और ये ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट जो है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के ऊपर और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एनिमल्स में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये था हमारा लेक्चर। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं नेक्स्ट लेक्चर के भी, विथ थंबनेल्स भी आ रहे होंगे आपको। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन से जो है या चैनल की प्लेलिस्ट से जो है मज़ीद वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। पास पेपर से रिलेटेड भी मैंने सारा डाटा अपलोड कर दिया है, तो लिहाजा वो भी आप देखना चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।